10 मेंबर्स माउंटेन पर जाते हैं हाइकिंग करने के लिए। 9 डेड बॉडीज वापस आती है। एक मेंबर बच जाता है जो लाइफ टाइम इस इंसिडेंट का गिल्ट कैरी करता है। एंड उस मेंबर का लास्ट सेंटेंस था, इफ़ आई कुड आस्क गॉड जस्ट वन क्वेश्चन इट विल बी व्हाट रियली हैपेंड टू माई फ्रेंड्स दैट नाइट। आज तक लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि इन 9 हाइकर्स की डेथ नेचुरल थी, क्योंकि ये कोई बिगिनर लेवल के हाइकर्स नहीं थे, बल्कि इनके पास कैटेगरी 3 सर्टिफिकेशन था, जो उस टाइम पर सिर्फ कुछ ही एक्सपर्ट्स हाइकर के पास या स्टूडेंट्स के पास था। एंड ये 9 स्टूडेंट्स सोवियत यूनियन का फ्यूचर थे, जो कि यूरल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट में पढ़ते थे। इंजीनियर, साइंटिस्ट एंड ब्रिलियंट माइंड इस इंस्टीट्यूट में थे। इन्हीं ब्रिलियंट माइंड में से थे ये 9 दोस्त। कहानी शुरू होती है जनवरी 1959 में, जब 10 एक्सपर्ट हाइकर का ग्रुप एक्सपीडिशन या हाइकिंग पर जाने का डिसीजन लेता है। एंड डेस्टिनेशन थी माउंट ओटोर्टन, लेकिन ये लोग कभी यहाँ पहुँचे ही नहीं। सबसे पहले ये जानते हैं कि ये 10 लोग थे कौन। इन 10 लोगों में से 8 मेंस थे एंड 2 वीमेंस थी। फर्स्ट मेंबर थे इगोर डैटलव, एज 22 ईयर्स। ये ग्रुप के लीडर थे, रिस्पेक्टेड यंग हाइकर, brilliant that he built radio communication device on his own. Second, Zinaida Kolmogorova, Zina, 22 years old. Third, Yuri Doroshenko, 21 years old. Fourth, Yuri Krivonishenko, Georgi, 23 years old. Fifth, Rustem Slobodin, 23 years old. Sixth, Alexander Kolevatov, 24 years old. Nikolai Thibault-Brignol, 23 years old. Lyudmila Dubinina, 20 years old. Yuri Yudin, the only survivor. And last, Alexander Semyon, means Sasha, 37 years old. ये इंसान ग्रुप का मेंबर नहीं था। एंड यही सबसे हैरानी वाली बात है कि साशा ने लास्ट मोमेंट पर ग्रुप को ज्वाइन किया था। इस ग्रुप में साशा का कोई भी फ्रेंड नहीं था या कोई भी ग्रुप मेंबर साशा को नहीं जानता था। Then why a 37 years old person wants to join a group of young people? So, ये थे सारे मेंबर्स। अब जर्नी स्टार्ट होती है 23 जनवरी 1959। ये सारे 10 मेंबर्स स्वर्डलॉस्क से निकलते हैं ट्रेन में अपने डेस्टिनेशन की तरफ। रूट था स्वर्डलॉस्क टू सिरोव एंड सिरोव टू इवडेल। 25 जनवरी को ये इवडेल में पहुंचते हैं, जहां पर कुछ टाइम के लिए रुकते हैं एंड फिर वहां से बस लेकर विजय जाते हैं। इवडेल टू विजय, एंड विजय वॉज द लास्ट विलेज, बिकॉज इसके बाद माउंटेन रीजन स्टार्ट होने वाला था। एंड फाइनली 27 जनवरी को इनका एक्चुअल ट्रेक स्टार्ट होता है। ये अभी भी डेड माउंटेन के एरिया तक नहीं पहुंचे थे, ये बस स्टार्टिंग पॉइंट था। लेकिन 28 जनवरी को यूरी यूडिन बीमार पड़ जाते हैं एंड घर वापस जाने का डिसीजन लेते हैं। ही वॉज द ओनली सर्वाइवर। और अब यहाँ पर सिर्फ 9 मेंबर्स बचते हैं, जिसमें से 8 दोस्त होते हैं एंड एक वो स्ट्रेंजर जिसने लास्ट मोमेंट पर ग्रुप को ज्वाइन किया था। इडोर 28 जनवरी को अपनी डायरी में एक लाइन लिखते हैं, आई वंडर व्हाट अवेट्स फॉर अस ऑन दिस हाइक। ये लोग हर एक चीज़ को अपने जनरल में नोट करते हैं, जो भी देखते हैं, जो भी नोटिस करते हैं सराउंडिंग में, वो सारी चीज़ें अपने जनरल में लिखते हैं। लेकिन इनके जितने भी जनरल थे ये सारे नॉर्मल थे, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया जिससे पता चले कि एग्जैक्टली उस नाइट हुआ क्या था। अब 1/5 1959 को ये सारे मेंबर्स डेड माउंटेन पर पहुंच जाते हैं, जहां पर अब इनका एक्चुअल ट्रेक स्टार्ट होता है डेड माउंटेन के पास। ये अपना टेंट सेटअप करते हैं, स्टोरेज रूम देखते हैं। स्टोरेज रूम जो कि टेंट से थोड़ा दूर था, लेकिन जहाँ पर खाने की चीज़ें एंड कुछ इसेंशियल चीज़ें रखी गई थी। सब कुछ यहाँ तक बिल्कुल सही था। लेकिन अब आता है 12 फरवरी। ये वो तारीख थी जब मेंबर्स को वापस विजयी लौटना था। सबको अपने अपने घर जाना था वो विजयी से, लेकिन कोई भी विजयी नहीं लौटा। तो यूरी यूडिन को लगा कि हो सकता है इन्हें थोड़ी देर हो गई हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रैक के दौरान मेंबर्स को थोड़ा डिले हो जाता है। इसलिए यूरी यूडिन ने और 3 दिन वेट किया, यानी 15 फरवरी तक वेट किया। लेकिन 15 फेब को भी जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि मेंबर्स कहाँ पर है, वो क्या कर रहे हैं, तब यूरी यूडिन एंड फैमिली ने पैनिक करना स्टार्ट कर दिया। एंड 16 फरवरी को इगोर की बहन रूफिना ने एडमिनिस्ट्रेशन को बताया कि मेंबर्स अभी तक वापस नहीं आए और ना ही उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली गई है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद एंड गवर्नमेंट्स को लेटर लिखने के बाद फाइनली 20 फरवरी को सर्च टीम भेजी गई डेड माउंटेन्स के पास एंड सर्च को स्टार्ट कर दिया गया। एंड आफ्टर स्ट्रगलिंग फॉर 6 days, on 26 February, they discovered the tent.
26 फरवरी को उन्हें एक टेंट मिलता है जो कि मेंबर्स का होता है, लेकिन वो टेंट अंदर से फटा हुआ था। मानो मेंबर्स ने चाकू मार मार के उस टेंट को अंदर से फाड़ दिया हो बाहर निकलने के लिए। और यही सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ऐसा क्या था उस टेंट में या टेंट के आसपास जिसकी वजह से मेंबर्स ने चाकू मार कर उस टेंट को फाड़ा एंड बाहर आने की कोशिश की, ये जानते हुए भी कि बाहर बहुत ज़्यादा ठंडी है। -40 डिग्री टेम्परेचर में ऐसा क्या हुआ था कि मेंबर्स बाहर जाने के लिए मजबूर हो गए। एंड कुछ मेंबर ने तो शूज़ भी नहीं पहने थे, वैसे ही बेयरफुट दे केम आउट इन द स्नो। लेकिन यहाँ पर सर्च टीम को सिर्फ टेंट मिला था, टेंट में कोई भी मेंबर नहीं था, कोई भी उसके आसपास नहीं था। लेकिन टेंट के पास कुछ फुटप्रिंट्स मिले जो कि मेंबर्स के थे। एकदम काल्म ऑर्डर में वो फुटप्रिंट्स थे। ऐसा लग नहीं रहा था कि मेंबर्स टेंट के बाहर आने के बाद पैनिक थे, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वो एक के पीछे एक चल रहे हो, जो कि नॉर्मल ट्रैक में ग्रुप मेंबर्स करते हैं, अपने लीडर को फॉलो करते हैं। तो जो भी था उस टेंट में था या टेंट के आजू बाजू था, इतना तो पक्का था। बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद फाइनली 26 को इन्होंने टेंट को डिस्कवर किया। एंड फाइनली 27 को जब सर्च टीम को पहली 2 डेड बॉडीज़ मिली, ये बॉडीज़ थी यूरो देरोशेंको एंड यूरी क्लिवोशेंको की, यानी जॉर्जी की। ये डेड बॉडीज़ टेंट से 1 माइल दूर एक सीडर ट्री के पास पाई गई। अगर डेड बॉडी की कंडीशन की मैं बात करूं तो ये डेड बॉडीज़ ऑलमोस्ट नेक्ड पाई गई। नेक्ड इसीलिए क्योंकि कज ऑफ डेथ हाइपोथर्मिया था। हाइपोथर्मिया इस स्टेट में ब्रेन फॉल्स सिनेरियो क्रिएट करता है। ये बॉडी को सिग्नल देता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, इवन बाहर -40 डिग्री सेल्सियस की ठंड है, लेकिन ये बॉडी को बोलता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, जिसकी वजह से ह्यूमन स्टार्ट अनड्रेसिंग देमसेल्फ। इसे हम कहते हैं पैराडॉक्सिकल अनड्रेसिंग। फिर इसी सेम दिन सर्च टीम को मिलती है इगोर एंड जीना की डेड बॉडी। इगोर की बॉडी 1.3 किलोमीटर दूर होती है टेंट से, एंड जीना की बॉडी 0.3 किलोमीटर दूर होती है इगोर की बॉडी से। लेकिन इनकी जो बॉडी थी वो एक ऐसी पोजीशन में थी मानो ये अपने टेंट की तरफ जाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये टेंट तक जा नहीं पाए। कज ऑफ डेथ सेम हाइपोथर्मिया, एंड ये भी पार्शियली ड्रेस्ड थे। फिर 5 मार्च 1959 को रुस्तिक की बॉडी मिलती है, जो कि थी इगोर एंड जीना की बॉडी के बीच में। ये सुनने में बहुत ज़्यादा वियर्ड है, बट हुआ यूँ था कि जो इगोर की बॉडी थी एंड जीना की बॉडी थी वो सरफेस लेवल पर थी। मतलब भले ही वो स्नो में कवर्ड थी, बट दिख रही थी कि वो है। लेकिन जो रुस्तिक की बॉडी थी वो बर्फ़ के अंदर थी, यानी 1 फुट नीचे थी, जिसकी वजह से वो दिख नहीं रही थी। बहुत बार सर्च टीम के मेंबर उसी बॉडी के ऊपर से जाते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता कि वहाँ पे बॉडी है। इसी वजह से 27 फरवरी टू 5 मार्च, यानी लगभग 7 से 8 दिन का टाइम लगता है सर्च टीम को रुस्तिक की बॉडी को ढूंढने के लिए। अब सर्च टीम के पास थी 5 डेड बॉडीज़। पहली यूरी दुरोशेंको, देन इगोर, जीना, जॉर्जी एंड रुस्तिक की। गवर्नमेंट ने बॉडीज़ को अपने पास रखा। गवर्नमेंट ने फैमिली को बिना बताए बॉडीज़ का पोस्टमार्टम किया इवडेल में, जबकि उन्हें ये पोस्टमार्टम करना चाहिए था स्वर्डलॉस्क में, क्योंकि स्वर्डलॉक्स मेंबर्स की बर्थ सिटी थी या वो वहाँ पे वो रहते थे। लेकिन उन्होंने पोस्टमार्टम किया इवडेल में और फैमिली को ये बात नहीं बताई। एंड पोस्टमार्टम के बाद गवर्नमेंट ने फैमिली को लिटरली मैनिपुलेट किया, ये कहेंगे कि आप बॉडीज़ को स्वर्डलॉस्क में नहीं बल्कि इवडेल में दफनाइए। अब ऐसा उन्होंने क्यों कहा? कि गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि बहुत ज़्यादा क्राउड जमा हो, बहुत सारे लोगों को ये बात पता चले कि 9 हाइकर्स की डेथ हुई है। वो कैसे, इसका आंसर इन्हें भी नहीं पता था। एंड उस टाइम पर रशिया में कोल्ड वॉर चल रही थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि एक और केस आए जो सबका ध्यान अपनी तरफ खींचे। एंड इसी वजह से यूरी यूडिन ने एक बार कहा था कि गवर्नमेंट वांट्स टू प्रिटेंड दैट नथिंग हैपेंड। गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि किसी को भी पता चले कि ऐसा कुछ हुआ है, एंड वो बहुत कोशिश कर रही थी ये सारी चीज़ें छुपाने की, जिसकी वजह से उन्होंने सारी फैमिलीज़ को एक साथ बुलाने की बजाय हर एक फैमिली को अलग अलग बुलाया। एंड सबको यही कहा कि बाकी की जो फैमिलीज़ है वो रेडी हो गई है बॉडी को इवडेल में दफनाने के लिए। लेकिन जब फैमिलीज़ को ये बात पता चली कि गवर्नमेंट उन्हें मैनिपुलेट कर रही है, तो उन्होंने हाईली ऑब्जेक्शन लिया एंड कहा कि बॉडीज़ को इवडेल में नहीं बल्कि स्वर्डलॉक्स में ही दफनाया जाएगा। एंड फिर क्या, बॉडीज़ को स्वर्डलॉक्स में ही दफनाया गया। 5 बॉडीज़ मिली थी, जिनमें से जो 4 बॉडीज़ थी इगोर, जीना, दोरोशेंको एंड रुस्तिक की, वो बॉडीज़ को दफनाया गया मिखाइलोवस्काया सिमेट्री स्वर्डलॉक्स में।
और जो बॉडी थी जॉर्जी की, उसे अलग सिमेट्री पे दफनाया गया क्योंकि फैमिली ने रिक्वेस्ट की थी कि वो जो सिमेट्री है वो उनके घर के पास है, जॉर्जी को वहाँ पे दफनाने की परमिशन दी जाए, एंड गवर्नमेंट ने वो दे दी थी। गवर्नमेंट चाहती थी कि कम लोगों को इस फ्यूनरल के बारे में पता चले, लेकिन फिर भी हज़ारों लोग इस फ्यूनरल्स में आए थे। लेकिन हैरानी वाली बात है कि इन हज़ारों लोगों में थे केबीजे ऑफिसर। केबीजे ऑफिसर यानी उस टाइम पे रशियन सिक्योरिटी ऑफिसर। ये समझ लो कि एशिया की जो सिक्योरिटी सिस्टम होती है उसमें ये थे केबीजे एजेंट्स जो ध्यान रखते थे। ये इंटरेस्टिंग है कि बस 9 स्टूडेंट्स की डेथ पर, जिसमें से एक स्ट्रेंजर था, ऐसे स्टूडेंट्स की डेथ पर केबीजे एजेंट्स का क्या काम। और ये केबीजे एजेंट्स कॉमन पीपल के कॉस्ट्यूम में थे, मतलब ये नहीं चाहते थे कि लोग इन्हें पहचानें। अब आता है 4 मई। ये वो दिन था जब लास्ट 4 बॉडीज़ को देखा गया। ये कहानी शुरू होती है 1 फेब को, एंड अब तारीख थी 4 मई, यानी फेब, मार्च, अप्रैल में ऑलमोस्ट 3 मंथ हो चुके थे। जो पहली बॉडी मिली थी वो थी अलेक्जेंडर कोलीवैतोव की। बॉडी की कंडीशन, नो शूज़, पॉकेट में एक मैच बॉक्स था एंड कुछ पेन किलर्स थी बॉडी के लिए। बॉडी की बात की जाए तो बॉडी बहुत बुरी तरीके से डिकम्पोज हो चुकी थी, हफ्तों तक बर्फ़ एंड पानी में रहने की वजह से। कज ऑफ डेथ से हाइपोथर्मिया। सेकेंड, निकोले थ्रिबॉल्ड ब्रिग्नोलस। मैसिव स्कल फ्रैक्चर इंटरनल था। मैसिव स्कल फ्रैक्चर था, बाहर कोई भी चोट का निशान नहीं था, जितने भी फ्रैक्चर्स थे वो बॉडी के अंदर से थे। इसे कज ऑफ डेथ थी स्कल फ्रैक्चर फ्रॉम ब्रेविन फॉल। थर्ड, साशा। ये वो स्ट्रेंजर 37 ईयर्स ओल्ड। ये इंसान बाकी सारे मेंबर से वेल ड्रेस था। जहाँ पर बाकी मेंबर्स ने सिर्फ एक लेयर्स ऑफ क्लॉथ्स पहने थे, इस इंसान ने 2 जैकेट्स पहनी थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों हाथों में इस इंसान ने घड़ियाँ पहनी थी, मतलब एक हाथ में एक घड़ी एंड दूसरे हाथ में दूसरी घड़ी। एक हाथ में घड़ी में मॉस्को का टाइम था एंड दूसरे हाथ में रशिया के अकॉर्डिंग टाइम था, एंड गले के अराउंड एक कैमरा भी था, विच इज़ वियर्ड। जहाँ जहाँ बाकी मेंबर्स को शूज़ पहनने का तक टाइम नहीं मिला, ये इंसान सारी तैयारी करके बैठा था। Cause of death, rib fractures and internal injuries from Ravin fall. And the last member was Laida. 9 fractured ribs दोनों साइड से, internal bleeding, right heart ventricle bleeding, blood in stomach, टंग गायब थी। मतलब लाइडा का जो फेस था वो बरीड था स्नो में। बैक्टीरिया या माइक्रोब्स की वजह से टंग डिकम्पोज हो गई थी। कज ऑफ डेथ, रिब फ्रैक्चर्स एंड इंटरनल इंजरीज फ्रॉम रैविन फॉल। ऐसा कहा जाता है कि जब लाइडा की बॉडी लाइडा के फादर ने देखी तो वो ऑलमोस्ट फेंट हो गए थे, इतनी बुरी कंडीशन थी बॉडी की। इन चारों का जो फ्यूनरल था वो मई 22 को किया गया था, लेकिन साशा को सेपरेटली दफनाया गया था। रीज़न ये था कि साशा जो था वो स्टूडेंट ग्रुप का मेंबर नहीं था, एंड जिसकी वजह से इसे अलग दफनाया गया। मई 28 को केस को ऑफिशियली क्लोज किया गया, ये बोलकर कि कज ऑफ डेथ इज़ एन अननोन कंपेलिंग फोर्स। मई 28 को केस क्लोज हुआ। 29 को रिपोर्ट आती है कि कुछ क्लॉथ्स पर नॉर्मल से ज़्यादा रेडिएशन पाया गया, लेकिन अब केस पहले से ही क्लोज हो चुका था तो किसी ने इस बारे में नहीं सोचा। अब आते हैं मेन पॉइंट पर कि ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ये 9 लोग अपने टेंट को फाड़ कर बाहर आए थे। 2 सबसे स्ट्रॉन्ग अजम्पशन यहाँ पे किए जाते हैं। पहला, कि बहुत से लोगों को लगता है कि जो हैकर के पास स्टोर था उस स्टोर में आग लग गई थी, जिसकी वजह से मेंबर के पास कोई और ऑप्शन नहीं था टेंट फाड़ कर बाहर आने के सिवाय। दूसरा ये कि वहाँ पे टेंट के पीछे एक रॉक था, बुट रॉक, जो बहुत बड़ा था, एंड जो हिली रीजन्स होते हैं या माउंटेन एरिया होता है उसमें वाइंड बहुत ज़्यादा ज़ोर से चलती है एंड कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से इंफ्रा साउंड प्रोड्यूस होता है। अब जिस रात ये सब 2 फरवरी को हुआ था, हम ऐसा अज्यूम करके चलते हैं क्योंकि किसी को भी नहीं पता एक्चुअल डेथ कब हुई थी, ना डेट ना टाइम। कि बॉडीज़ को डिस्कवर किया गया था 27 फरवरी को, लेकिन जो डायरी में नोट लिखी गई थी लास्ट, जो जनरल में वो अपनी चीज़ें लिखते थे, उस जनरल के अकॉर्डिंग लास्ट लिखा गया था 1 फरवरी को, यानी डेथ 1 या 2 फरवरी के बीच में ही हुई थी। तो 2 फरवरी को जो हवा थी वो बहुत ज़्यादा चल रही थी, ऑलमोस्ट 40 mph के आसपास, और ऐसा कुछ नहीं था कि पहले नहीं चली थी वैसी हवा। उस रीजन के लिए ये सब नॉर्मल था, रेगुलरली होता था। अब बुट रॉक जो है वो एक 30 फीट का जैग्ड इरेगुलर रॉक है।
स्टैंडिंग कंप्लीटली अलोन ऑन फ्लैट ओपन टुंड्रा, नथिंग अराउंड, और उसके अराउंड कुछ भी नहीं है। तो जब 40 एमपीएच की हवा चलती है तो वो एक स्पेसिफिक एंगल का शेप बनाती है जो कि आजू-बाजू फ्लाई नहीं करता। वो एक स्पिनिंग वोर्टिसेस क्रिएट करता है अदर साइड्स पर, और वो जो स्पिनिंग वोर्टिसेस होते हैं वो वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं एट द फ्रीक्वेंसी बिलो 20 हर्ट्ज, बिलो ह्यूमन हियरिंग, जिसकी वजह से इंफ्रा साउंड क्रिएट होता है। इंफ्रा साउंड को कोई सुन नहीं सकता, कोई देख नहीं सकता, एंड मतलब कोई महसूस भी नहीं कर सकता, लेकिन वो जो इंफ्रा साउंड होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। हो सकता है कि इसी इंफ्रा साउंड की वजह से मेंबर्स का जो ब्रेन था वो पूरी तरीके से ब्लैंक हो गया और उन्हें बस उस टेंट से बाहर निकलना था, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो डेंजर था उस टेंट में था। वो उन्होंने वो टेंट को फाड़ा एंड वो बाहर आए। लेकिन वो जैसे ही बाहर आए, अब इंफ्रासाउंड बाहर भी तो था, लेकिन अगर जब वो बाहर आए तो हो सकता है कि उन्हें लगा हो कि इंफ्रासाउंड कम हो गया हो, क्योंकि इंफ्रासाउंड माइंड को पूरी तरीके से ब्लैंक कर देता है। इसीलिए वो जो टेंट के बाहर फुटप्रिंट्स थे वो एक काल्म ऑर्डर में थे, क्योंकि टेंट के बाहर आते ही मेंबर्स को लगा डेंजर ख़त्म हो गया है। एंड जैसे ही वो चलने लगे उनका जो माइंड था एक तो वो ब्लैंक हो गया, उसके बाद एंड -40 डिग्री सेल्सियस की ठंड में मसल्स काम करना कम कर देती है, हाइपोथर्मिया बढ़ने लगता है। मसल्स काम करना छोड़ देगी तो ऑब्वियसली बर्फ़ में रहने की वजह से बॉडी जो है वो हाइपोथर्मिया की स्टेट में जाएगी एंड मेंबर्स की डेथ हो गई। और एक चीज़, फरवरी 17 को मल्टीपल हाइकिंग ग्रुप्स ने आसमान में कुछ अजीब सी लाइट देखी, फायर ऑर्ब्स, पल्सिंग, मूविंग, और जिन्होंने भी ये विटनेस किया वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, जो हाइकर्स की डेथ थी वो या तो फरवरी 1 को हुई थी या फरवरी 2 को हुई थी, लेकिन इन लोगों ने आसमान में वो फायर ऑर्ब्स देखे 17 फरवरी को। जिस रात ये लोग मरे थे उस रात ये फायर ऑर्ब्स नहीं देखे गए, एक भी विटनेस नहीं, एक भी ऑर्ब नहीं, कुछ नहीं था उस दिन आसमान में। ऑर्ब्स और डेथ का कोई कनेक्शन नहीं था, सिर्फ सेम मंथ, सेम रीजन एंड अलग अलग डेट्स थी। सोवियत गवर्नमेंट ने, ऐसा हो सकता है कि उस टाइम पे कोल्ड वॉर का पीरियड था, तो मे बी सोवियत गवर्नमेंट ने रॉकेट टेस्ट छुपाए थे, एंड वो रॉकेट टेस्ट छुपाने की वजह से एक्सीडेंटली इस मिस्ट्री को और बड़ा कर दिया। तो जो भी लोग बोलते हैं कि उन्होंने आसमान में फायर बॉल्स की तरह कुछ देखा था एंड लाइट देखी थी, उसका इस डेथ से कोई कनेक्शन नहीं था, क्योंकि देखा गया था 17 फेब को एंड ये लोग मरे थे 1 या 2 फेब को। तो अब क्वेश्चन ये है कि ऐसा है क्या जो इस केस को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। साशा एंड गवर्नमेंट, वो जो मेंबर था उसने लास्ट मोमेंट पर ग्रुप को ज्वाइन किया, एंड हैरानी की बात यह है कि 37 ईयर ओल्ड पर्सन था, फिर क्यों इंटरेस्टेड था एक यंग ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो 2 घड़ियाँ जो उसने अपने हाथ में पहनी थी, कौन सा इंसान 2 घड़ियाँ अपने हाथ में पहनता है। उसके गले के अराउंड एक कैमरा था, मतलब वो पहले से ही अलर्ट मोड पर था। बैकग्राउंड में भी उतनी कुछ चीज़ें पता नहीं थी। हो सकता है कि गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि हमें पता चले कि साशा कौन है। अगर पता चलता कि ये ट्रैक पे क्या हुआ है, या अगर ये केस बाहर आता, बहुत सारे लोगों को पता चलता, तो नो डाउट हमें साशा के बारे में भी पता चलता। हो सकता है कि गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि हमें साशा के बारे में पता चले। एंड साशा के बैकग्राउंड की अगर मैं बात करूं तो वो मिलिट्री में था, तो वो पहले मिलिट्री में रह चुके थे। उनके बॉडीज़ पर बहुत ज़्यादा टैटूज़ थे, जो कि पोस्टमार्टम के वक्त गवर्नमेंट ने डिस्कवर किए। अब उस टाइम पर टैटूज़ का मतलब रैंडम नहीं था, हर एक टैटू के पीछे कुछ ना कुछ मीनिंग होता था। एंड क्योंकि वो मिलिट्री में थे तो ये थोड़ा सस्पिशियस था, जैसे ये किसी मिशन पे आए हो। ये थी साशा के लिए, ठीक है। एंड जहाँ पर हर एक फैमिली अपने अपने बच्चों के लिए या अपने अपने रिलेटिव्स के लिए लड़ रही थी कि बोलो जस्टिस दो हमें, वहाँ पे साशा की फैमिली में से कोई भी सामने नहीं आया था। जब उन्हें दफनाया जा रहा था तब भी उनकी सिर्फ माँ वहाँ पर आई थी और कोई नहीं आया था, और माँ ने भी कुछ ज़्यादा क्वेश्चन नहीं किया गवर्नमेंट को। सेकंड पॉइंट, केबीजे एजेंट्स, अगर ये डेथ नॉर्मल थी, ये जो 9 हाइकर्स मरे थे जो कि स्टूडेंट्स थे एंड एक स्ट्रेंजर था, ऐसे डेथ में, ऐसे फ्यूनरल में केबीजे एजेंट्स का क्या काम। क्यों गवर्नमेंट इस केस में इतना इंटरफेयर कर रही थी, क्यों गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि बाहर के लोगों को इस डेथ के बारे में पता चले, एंड क्यों रेडियो एक्टिव रेस पाई गई क्लॉथेस पर। ये सारे सवाल इस केस को मोस्ट इंटरेस्टिंग केस बनाते हैं, जिसकी वजह से ये मानना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है कि ये डेथ नेचुरल डेथ थी।
लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसकी वजह से पता चल सके कि किसी ने इन्हें मारा है। साइंस ने कहा था कि इनकी डेथ एक अननोन फोर्स की वजह से हुई है। बहुत से लोगों को तो ये समझ में भी नहीं आया था कि अननोन फोर्स थी क्या। एंड यूरी यूडिन जब वहाँ पे जाते हैं अपने दोस्तों के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, अपने दोस्तों की चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करने के लिए, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे इगोर का शूज़ वैसे ही है। बाकी मेंबर्स ने भी शूज़ नहीं पहने थे, कुछ-कुछ मेंबर्स ने शूज़ नहीं पहने थे। यूडिन को लगा कि इगोर ऐसा कभी कर नहीं सकता। इगोर इतना केयरलेस नहीं था कि वो शूज़ बिना पहने बाहर जाए इतनी ठंडी में। सो ये जो कुछ भी हुआ था उस टाइम पर किसी को समझ में नहीं आया था। साइंस ने या गवर्नमेंट ने कह दिया कि ये एक नेचुरल डिज़ास्टर था या अननोन फोर्स थी, लेकिन लोग इसे आज भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते। कमेंट में मुझे बताओ कि तुम्हें क्या लगता है, किस वजह से 9 हाइकर्स की डेथ हुई थी। एंड अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।